नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डागोर एकेडमी के ऐप के ऊपर। मेरा नाम अशोक कुमार और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो अपने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर या टॉपिक जो भी आप कहें, नाम है वित्त बाजार। तो अपने फाइनेंशियल मार्केट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है। आज अपने इसके बेसिक पर ध्यान देंगे। कल से अपने इसका जो कंटेंट है टॉपिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सारा चलेगा। तो अपने आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट या जिसको बोला जाए कि वित्त बाजार जो शब्द है वो होता क्या है बेसिकली। तो अपने पहले इसके शब्द के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बाजार क्या होता है। बाजार कोई भी ऐसी जगह होती है, बाजार कोई भी ऐसा स्थान जहां आपूर्तिकर्ता किसी भी चीज की आपूर्ति करने वाला, मतलब कि सप्लाई करने वाला, आपूर्तिकर्ता व जरूरतमंद मिलते हैं, यही बाजार होता है। एक सिंपल डेफिनेशन है मार्केट की। आप जब बोल रहे हो कि हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट का मतलब क्या है कि आप जा रहे हो जहां पर आपूर्ति करता बैठा है वहां पर जा रहे हो। या फिर कई जगह होता है जब आपूर्ति करता आपके घर के पास आ जाता है, वो बाजार बन जाता है। तो कुल मिलाकर बाजार एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहां पर आपूर्ति करता और जिसको सामान खरीदना है या जिसको जरूरत है वो दोनों आपस में मिलते हैं, उसको कहा गया है बाजार। पर यहां पर जब वित्त बाजार शब्द प्रयोग में लिया गया है तो ये जो आपूर्तिकर्ता और जरूरतमंद है ये किसके लिए मिलेंगे? ये वित्त की आपूर्ति करने के लिए या वित्त की जरूरत पूरी करने के लिए मिलेंगे। ऐसे बाजार को कहा जाता है वित्त बाजार। तो वित्त बाजार सामान्य से क्या हो जाएगा? ऐसा बाजार जहां वित्त का यहां पर मतलब है धन का, पैसे का लेन देन होता है, तो उसको कहा जाता है वित्त बाजार। अब ये संभव है कि ये जो वित्त बाजार है ये कोई एक भौतिक स्थान हो सकता है, ब्रांच हो सकती है बैंक की ब्रांच के अंदर भी लोग क्या कर रहे हैं? आप बैंक के अंदर लोन लेने जा रहे हो तो बैंक जो है वो क्या है? धन का आपूर्ति करता है ना। वो आपको आपूर्ति कर रहा है धन की। और जो ले रहा है, कोई आदमी ए है जो लोन ले रहा है वो क्या है? जरूरतमंद है। तो बैंक यहां पर क्या बन जाएगा? अपने आप में बैंक की जो ब्रांच जहां पर आप जा रहे हो एक वित्त बाजार बन जाएगा। परंतु यह भी संभव है वर्तमान के अंदर कि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाए और किसी को भी अपनी भौतिक उपस्थिति रखने की जरूरत ही नहीं पड़े। दो लोग कंप्यूटर के ऊपर ही मिल लें या फोन के ऊपर ही मिल लें तो ये सारी कहानी ही खत्म हो जाए। तो वित्त बाजार का सिंपल सा मतलब है कि जहां पर वित्त का लेन देन किया जाता है। अब यहां पर जो वित्त बाजार के अंदर जो आपूर्तिकर्ता होता है, आपूर्तिकर्ता मतलब कि जो धन की आपूर्ति कर रहा है, इसको कहा जाता है निवेशक। और जो जरूरतमंद होता है ये तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु अपने व्यक्तियों के वित्त बाजार को ज्यादा महत्व देते नहीं है, तवज्जो देते नहीं है। अपने देते हैं जो कंपनियों का वित्त बाजार होता है या जहां से कंपनियां पैसा लेती है, प्राइवेट कंपनियां जहां से पैसा लेती है उसको अपने तवज्जो देते हैं। तो निवेशक जो है वो है आपूर्तिकर्ता धन का और कंपनियां हैं जरूरतमंद धन की। अब इससे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि कोई भी आदमी निवेश क्यों करेगा। तो कोई भी आदमी जब भी उसके पास निवेश करने के लिए दो शर्तें होना जरूरी है। एक, उसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त धन होना चाहिए, सरप्लस मनी होनी चाहिए। अगर आपके पास सरप्लस मनी नहीं, आप केवल रोजी रोटी कमा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप निवेशक नहीं हो सकते, आप निवेश नहीं करेंगे। दूसरा, उसकी लाभ की इच्छा होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है आप जब धन का निवेश कर रहे हैं तो एक ही उद्देश्य से कर रहे हैं कि मेरे 100 रुपये जो है वो एक साल बाद 110 रुपये हो जाएं, इसी उद्देश्य के साथ करेंगे। तो धन की इच्छा आपकी होनी चाहिए, तभी आप निवेशक बन सकते हैं, तभी आप निवेश करना पसंद करेंगे। अब कंपनियां जरूरतमंद क्यों होती है? कंपनियों को पैसे की जरूरत क्यों होती है? कंपनियों को पैसे की जरूरत दो कारणों से हो सकती है। एक, अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए, और दूसरा होता है भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए। दोनों ही उद्देश्य के लिए कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए का मतलब है कि कंपनी इस महीने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना चाहती है,
उसके पास अभी पैसे नहीं है, 1 तारीख आ चुकी है, उसको तनख्वाह बांटनी है, परंतु उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो किसी से उधार लेने पर जाएगी या किसी निवेशक के पास जाएगी कि मुझे धन दे दो। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखने का मतलब है कि एक कंपनी है, उसको एक नई फैक्ट्री डालनी है ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा सके, ताकि वो भविष्य के अंदर प्रतिस्पर्धी बनी रह सके या भविष्य के अंदर बड़ी कंपनी बन सके। अब उसको कंपनी को फैक्ट्री डालनी है, तो फैक्ट्री से कमाई तो तब होगी जब 3 साल बाद फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उत्पादन शुरू हो जाएगा और माल बिकना शुरू हो जाएगा, तब तो उस फैक्ट्री से कमाई शुरू होगी। परंतु 3 साल तक वो जो 300, 500, 700 करोड़ रुपए लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? वो या तो कंपनी खुद का पैसा उपयोग करे। अब कंपनी के पास हर बार इतना पैसा उपलब्ध होता नहीं है, ना ही वो अपने पैसे को फंसाकर छोड़ना चाहती है, इसलिए वो क्या करेंगे, या तो किसी से ऋण ले लेंगे या किसी को बोलेंगे कि भाई एक काम कर, तू मेरे को अभी पैसा दे दे, मैं तेरे को 10% पार्टनरशिप दे देता हूँ। दोनों ही तरीके हो सकते हैं। तो जो कंपनी होती है उनको पैसा सामान्यतः या तो अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होता है और या फिर उनको अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। जब वो वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा लेते हैं तो उसको कहा जाता है मुद्रा बाजार। अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे कि मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है। और जब वो अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा लेते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जब वो वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ले रहे हैं तो वो कम अवधि के लिए पैसा लेंगे, ठीक है। तो ये जो मुद्रा बाजार होता है, इसमें जो धन का लेन देन है, धन का लेन देन तो हो रहा है, वित्त का लेन देन तो हो रहा है, तभी ये वित्त बाजार है। परंतु इसमें जो धन का लेन देन है वो कम समय के लिए, कम अवधि के लिए होता है। 1 महीने के लिए उधार दे दिया, 2 महीने के लिए उधार दे दिया, 3 महीने के लिए उधार दे दिया। जब धन का लेन देन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होना शुरू हो जाता है तो उसको नाम दे दिया जाएगा पूंजी बाजार। क्या नाम दे दिया जाएगा? पूंजी बाजार। है दोनों ही वित्त बाजार के ही प्रकार। तो पूंजी बाजार कब काम आता है? जब कंपनी अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेना चाहती है। ये आपको सारी कहानी इतनी ध्यान रखनी है। तो अगर अपने बात करें वित्त बाजार की, तो वित्त बाजार को वैसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। अब संगठित और असंगठित का यहां पर मतलब क्या है? संगठित का मतलब है सरकारी नियमों का पालन करने वाला, या इसको दूसरे शब्दों में लिखा जाए सरकार के पास पंजीकृत संस्था। अब अगर वो पंजीकृत संस्था है, मतलब कि सरकार के रिकॉर्ड में उस संस्था का कोई अस्तित्व है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको सरकारी नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। वो सरकारी नियमों के बंदिश में रहकर या सरकारी नियमों की सीमा में रहकर अपना व्यवसाय कर सकता है। असंगठित का मतलब है जिसको सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आड़तिया हो गया, महाजन हो गए, साहूकार हो गए, ये लोग भी क्या कर रहे हैं? आड़तिया, महाजन, साहूकार, ये भी जरूरतमंद को धन ही उपलब्ध करवा रहे हैं। किसान को पैसे की जरूरत है, उसको धन दे रहे हैं। आड़तिया काम करता है, महाजन, साहूकार अब तो ज़्यादा नहीं रहे, पहले गाँव में ये लोग ही काम करते थे। जिसको धन की जरूरत है उसको धन उपलब्ध करवा देते थे जितना पैसा चाहिए। परंतु ये असंगठित क्षेत्र इसलिए है कि सरकार को पता नहीं है कि इस आड़तिये ने किसी व्यक्ति को जो पैसा दिया वो कितनी ब्याज दर के ऊपर दिया है। ये इस आड़तिये का और जो व्यक्ति जो भी ब्याज पर पैसा ले रहा है, ये उन दोनों का द्विपक्षीय मामला है। सरकार कहीं पर भी यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रही है, सरकार का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं है। वैसे ही जो महाजन के साथ आप या गांव में लाला से या अपने दोस्तों से जो पैसा उधार लेते हो, वो सरकार को तो नहीं पता है कि मैंने इस आदमी से इतना पैसा लिया है, वो तो आप दोनों के बीच की बात है। तो वैसा कोई क्षेत्र होता है जहां पर सरकार की कोई मध्यस्थता नहीं होती है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, या ये जो पैसा देने वाले लोग या लेने वाले लोग हैं, ये जब सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते हैं, या ऐसा बोला जाए कि जब इन लेन देन का सरकार को कोई जानकारी नहीं होती है, उसको कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। परंतु जब लेन देन की सरकार को जानकारी होगी, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लोगे तो वो तो सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाएगी कि इस आदमी ने इतना पैसा इस बैंक से इस ब्याज दर के ऊपर लिया है। और बैंक तो जो है वो सरकारी नियमों से बंद कर ही काम कर सकते हैं, किसको लोन दे सकते हैं, किसको लोन नहीं दे सकते, कितनी ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं, ये सब कुछ पहले से सरकारी नियमों में निर्धारित होता है। वैसे ही जब आप ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट से पैसा लेती है, शेयर मार्केट भी अपने पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उससे जब पैसा लेती है
तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर सरकारी नियमों के अनुसार ही लेन देन हो सकता है, तो उसको अपने कहते हैं संगठित क्षेत्र। अब जब अपने पेपर के सिलेबस की बात करते हैं तो असंगठित क्षेत्र के तो कोई नियम ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें तो कोई एक रूपता होगी ही नहीं। अगर एक रूपता होगी नहीं है तो क्षेत्र विशेष के अनुसार अपने लोकल सिस्टम बने हुए हैं, कहीं पर कुछ ब्याज दर चल रही है, कहीं पर कुछ ब्याज दर चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है अपने इसके बारे में तो कोई अध्ययन कर ही नहीं सकते। तो अपने पेपर के लिए केवल और केवल संगठित वित्त बाजार का अध्ययन करते हैं, असंगठित वित्त बाजार का अपने अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला वर्गीकरण है वित्त बाजार का संगठित और असंगठित के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं संगठित वित्त बाजार की। संगठित वित्त बाजार, अब अगर आप संगठित वित्त बाजार का आगे वर्गीकरण करना चाहो तो इसको दो भागों में बांट सकते हो, एक होगा मुद्रा बाजार और एक होगा पूंजी बाजार। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में केवल एक ही चीज की फर्क होता है, वो होता है कितने समय के लिए पैसे का लेन देन किया जा रहा है, समय अवधि क्या है लेन देन की। अगर समय अवधि इज लेस देन 1 ईयर तो उसको कौन सा बाजार माना जाएगा? मुद्रा बाजार माना जाएगा। मतलब कि वो सारे लेन देन जिसमें 1 साल के लिए पैसे का लेन देन किया जाता है या 1 साल से कम समय के लिए पैसे का लेन देन किया जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं? उसको अपने मुद्रा बाजार कहते हैं। परंतु जब लेन देन की समय अवधि जो है वो 1 वर्ष से ज्यादा हो जाती है, फिर ये क्या हो जाता है? उसको अपने क्या नाम दे देते हैं? उसको अपने नाम दे देंगे पूंजी बाजार। तो चाहे मुद्रा बाजार हो चाहे पूंजी बाजार हो, दोनों के अंदर ही वित्त का लेन देन हो रहा है, परंतु केवल और केवल फर्क इस चीज का है, फर्क है समय अवधि का। पूंजी बाजार के अंदर जो समय अवधि होती है लेन देन की वो 1 वर्ष से अधिक होती है, मुद्रा बाजार के अंदर जो समय अवधि होती है वो 1 वर्ष से कम होती है। या इसको बोला जाए, ऐसे बोला जाए कि ये जो यहां पर जो लेन देन होता है वो अल्पकाल के लिए होता है और यहां पर जो लेन देन होता है वो दीर्घ काल के लिए होता है, लंबे समय के लिए यहां पर लेन देन किया जाता है। तो ये फर्क होता है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के अंदर, जो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में फर्क क्या है। तो ये मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का मेन डिफरेंस होता है। तो अब अपने दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि मुद्रा बाजार के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, या मुद्रा बाजार के अंदर किस किस प्रकार के उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं और पूंजी बाजार के अंदर किस प्रकार के उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं मुद्रा बाजार के उपकरण, कि भारत के अंदर मुद्रा बाजार के उपकरण क्या क्या हैं, या कम समय के लिए पैसा उधार लेने के तरीके क्या क्या हैं। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, कि पहला तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उपकरणों को आप 2 श्रेणी में बांट सकते हो। किसके आधार पर? यहाँ पर है कि जरूरतमंद कौन है, मतलब कि पैसा उधार कौन लेना चाहता है। अगर सरकार पैसा उधार लेना चाहती है तो सरकार के पास अलग प्रकार के उपकरण हैं, या अगर कोई निजी कंपनी पैसा उधार लेना चाहती है तो उसके पास कुछ अलग उपकरण हैं। तो हालांकि इसको इस प्रकार से भी वर्गीकरण किया जा सकता है। सरकार का जो अल्प समय के लिए उधार लेने का तरीका है उसको अपने कहते हैं टी बिल। क्या कहते हैं? टी बिल या ट्रेजरी बिल इसको कहा जाएगा। टी बिल के अलावा सरकार के पास एक होता है CMB, अभी अपने इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है सरकार के पास SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये तीनों उपकरण उपलब्ध होते हैं, परंतु तीनों के तीनों केवल किसके पास उपलब्ध हैं? सरकार के पास उपलब्ध होते हैं। निजी कंपनी जब कम समय के लिए पैसा उधार लेती है या जब कम समय के लिए पैसे का लेन देन करती है तो उसके पास होते हैं, एक होता है वाणिज्य पत्र, एक होता है जमा पत्र, एक होता है वाणिज्य बिल, और एक होता है आजकल एक नया आ गया है जिसको अपने कहते हैं कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ये इंग्लिश में ही रहेंगे नाम। तो अपने ये उपकरणों को एक एक करके अध्ययन करते हैं कि टी बिल का मतलब क्या होता है, CMB का मतलब क्या होता है और SDL का मतलब क्या होता है। और वैसे ही निजी कंपनियों के पास जो उपलब्ध विकल्प हैं जैसे कि वाणिज्य पत्र, जमा पत्र, वाणिज्य बिल, इनका मतलब क्या होता है, कैश कॉल मनी एंड नोटिस मनी का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो पहले सबसे अपने पहला उपकरण जो देख रहे हैं वो है टी बिल। टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी का मतलब होता है आपका, जहां पर आपका धन जमा किया हुआ उस कोष को ट्रेजरी कहा जाता है।
ठीक है, या ट्रेजरी का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, कोष जहां पर आपका पैसा रखा हुआ उसको ट्रेजरी कहा जाता है। तो टी बिल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं क्या होता है। मैं पहले इसकी परिभाषा बता देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। टी बिल वह उपकरण जिसके माध्यम से सरकार एक वर्ष से, क्योंकि ये मुद्रा बाजार का भाग है तो यहां पर अधिकतम समय अवधि कितनी हो सकती है लेन देन की, 1 वर्ष ही हो सकती है। 1 वर्ष से कम समय के लिए जनता से धन उधार लेती है। इसे जीरो इंटरेस्ट या जीरो ब्याज प्रत्याभूति भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है वो अपने देखते हैं। पहली बात तो सरकारी प्रत्याभूति का मतलब है, चलो अपने देखते हैं टी बिल क्या होता है। टी बिल का मतलब है कि सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को, क्योंकि आपको पता ही है कि अपने बजट के अंदर देखा था कि सरकार जो हर साल है वो बजट घाटा होता है, अपना राजकोषीय घाटा होता है 5 लाख करोड़ का, 6 लाख करोड़ का। तो सरकार को तो उस 5-6 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि घाटे का मतलब क्या है कि जहां पर आपका खर्चा आपके प्राप्तियों से ज्यादा है तभी आपका घाटा लगेगा। तो आपको खर्चा तो करना है, आपकी प्राप्तियां नहीं है तो आपके पास पैसा कहीं से तो आएगा तभी आप खर्चा कर पाओगे ना, वो चाहे आपके पास उधार से आए। तो आपने ये देखा था कि जब सरकार को उधार लेना होता है तो सरकार उधार या तो देश के अंदर से ले सकती है, विदेशी उधार ले सकती है। अपने वो देखा था कि घाटे का जो वित्त पोषण है उसके अंदर किस प्रकार से प्राथमिकता दी जाती है। उनके पास एक विकल्प होता है कि वो किसी बैंक से या किसी संस्था से उधार नहीं लेकर सामान्य जनता से उधार लेने का प्रयास करती है। ये जब जनता से उधार लेते हैं तो यहाँ पर दूसरा एक उद्देश्य भी निहित होता है। वो क्या उद्देश्य होता है? सेकंड उद्देश्य की जिसकी इससे पूर्ति होती है वो होती है जनता को निवेश का सुरक्षित विकल्प देना। क्योंकि उधार सब सरकार जब ले रही है तो आपको बाध्य तो कर नहीं रही है कि आप हमें उधार दीजिए। अगर आपके पास अतिरिक्त धन पड़ा है तो आप सरकार को उधार दे सकते हैं, और जब आप सरकार को उधार दे रहे हैं तो वो सबसे सुरक्षित निवेश है। क्योंकि आपने बाकी चाहे बैंक के अंदर एफडी करवाई है, चाहे प्लॉट खरीदा है, चाहे गोल्ड खरीदा है, उसमें हर किसी में पैसा डूबने का एक चांस या प्रोबेबिलिटी या संभावना बनी रहती है। आपने बैंक में एफडी कराई है, अगर कल को बैंक डिफॉल्ट हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए तो आपका पैसा डूब सकता है। परंतु जब आप सरकार को उधार देते हैं तो वो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि सरकार किसी भी स्थिति में दिवालिया नहीं हो सकती। अगर सरकार ही दिवालिया हो गई है तो उसका मतलब है कि आपका देश जो है वो अनियंत्रित हो चुका है और आपका देश दिवालिया हो चुका है। उस स्थिति के अंदर तो आपका कोई भी लेन देन सुरक्षित नहीं रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो। तो सरकार का निवेश जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो ये जो टी बिल होते हैं सरकारी प्रत्याभूति का ही एक प्रकार है, परंतु इसकी खासियत क्या है कि इसकी अवधि कितनी होती है, अधिकतम अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष से कम समय के लिए ही जारी किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक, सरकार जनता से उधार लेना चाहती है ताकि अपने घाटे का वित्त पोषण कर सके। दूसरा उद्देश्य क्या है? सरकार जनता को एक सुरक्षित निवेश का विकल्प उपलब्ध करवाना चाहती है। अब इसमें होता क्या है, टी बिल में एक्चुअल में होता क्या है? टी बिल में सरकार क्या करेगी? सरकार पे सबसे पहले बोलेगी कि मैं एक टी बिल जारी कर रहा हूं जिसकी अवधि है 91 दिन, उदाहरण ले रहा हूं मैं 91 डेज। अब इस 91 डेज का मतलब क्या है? सरकार आपको ये बोल रही है कि आप मुझे पैसा दीजिए। आज 1 जनवरी 2020 को सरकार ने बिल जारी किया। बिल का मतलब है सरकार ने अनाउंस किया कि हम ट्रेजरी बिल जारी कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि आप 1 जनवरी 2020 को मुझे पैसा दीजिए और आपको 91 डेज के बाद मैं पैसा वापस कर दूंगा। तो अवधि का मतलब होता है कि इतने टाइम के बाद ये बिल मैच्योर हो जाएगा और आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अब सरकार जब टी बिल जारी करती है तो टी बिल की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब है कि उसके ऊपर लिखा रहता है कि कितने रुपए का बिल है। जैसे कि किसी बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि टी बिल 100 रुपए का है, ठीक है। तो अब जब जितना भी टी बिल के ऊपर लिखा रहेगा उसका मतलब ये होता है कि आपका जब बिल मैच्योर हो जाएगा 91 दिन के बाद तब आपको 100 रुपए मिलेंगे। ये इसका मतलब है, जितना लिखा होता है वो आपको तब मिलेगा। अब आपको देना कितना पड़ेगा, मतलब कि सरकार आपसे अभी कितना रुपया ले रही है, वो डिपेंड किया जाता है
उसकी बोली लगाई जाती है। अगर कोई आदमी 91 रुपए में खरीदने को तैयार है तो सरकार कितने रुपए का घाटा खा रही है, या सरकार कितने रुपए ब्याज आपको दे रही है? 91 दिन में 9 रुपए की कमाई आपको हो रही है। परंतु अगर कोई आदमी 92 रुपए में खरीदने को तैयार है तो सरकार कितने रुपए ब्याज आपको दे रही है? 8 रुपए दे रही है। तो इस तरीके से टी बिल की ऑक्शनिंग की जाती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, सरकार प्रयास करेगी कि 95 में बेच दिया जाए ताकि उनको अपनी जेब से कितने रुपए भरना पड़े? ब्याज के तौर पर 5 रुपए भरना पड़े। तो जितना ज़्यादा महंगा बिकेगा सरकार को उतना फायदा होता है, और निवेशक को फायदा है जब जितना सस्ते में बिकेगा, क्योंकि इस फेस वैल्यू का और जो क्रय मूल्य है वो डिफरेंस जो है वो निवेशक की कमाई है और सरकार का खर्चा है, या सरकार के लिए ब्याज है उस धन का उसने 91 दिन तक जो यूज किया हुआ है। इसलिए इनको जीरो इंटरेस्ट सिक्योरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिल रहा आपको ये पहले से निर्धारित पैसा कितना मिलेगा, ये एक्चुअल में जब आप खरीदते हैं टी बिल तब आपको डिस्काउंट पर मिलता है, और वो जो डिस्काउंट है वो ही आपकी कमाई है कि कितना ज्यादा डिस्काउंट आपको 100 रुपए में से मिल रहा है। अगर 9 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है तो 9 रुपए आपकी कमाई है, अगर 8 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है तो 8 रुपए आपकी कमाई है। इसको कहा जाता है टी बिल। अब ये टी बिल आप बोलोगे सर हमने तो कभी खरीदा ही नहीं, ना ही कभी सुना। आप लोग टी बिल नहीं खरीदते हैं। सामान्यतः टी बिल कौन खरीदता है? भारत की जो वित्तीय संस्थान है, उदाहरण के लिए बैंक। अब बैंक टी बिल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि बैंकों को जब आरबीआई से पैसे की जरूरत होती है तो वो एलएफ के अंदर भाग लेते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो के अंदर, एमएसएफ के अंदर भाग लेते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में उनको आरबीआई के पास सरकारी प्रत्याभूतियां गारंटी के तौर पर रखनी होती है। इसके अलावा बैंकों को अपने एसएलआर की आपूर्ति भी करनी होती है, जिसके अंदर भी उनको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होती है। तो ये जो टी बिल है वो सरकारी प्रत्याभूति है। सरकार का वो हर माध्यम जिसके तहत वो जनता से उधार लेती है वो सरकारी प्रत्याभूति ही है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कहानी है टी बिल की। तो टी बिल की विशेषताएं क्या है? एक, इसकी मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है? 1 वर्ष हो सकती है। दूसरा, जीरो इंटरेस्ट प्रत्याभूति क्यों कहा गया है कि इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है? ये आपको जब आप खरीदते हो तब आपको डिस्काउंट पर दिया जाता है, और इसकी फेस वैल्यू जो होती है उतना पैसा आपको मैच्योरिटी के बाद या जब जो भी अवधि निर्धारित की गई है उस अवधि के बाद आपको सरकार के द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा। सरकार आपको उतना पैसा दे देगी। तो क्रय और विक्रय मूल्य के अंदर जो डिफरेंस है वो निवेशक की कमाई है और सरकार का खर्चा है। इसको कहा जाता है टी बिल। ठीक है, अब टी बिल भारत में अवधि के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। अवधि 91 दिनों की हो सकती है, 182 दिनों की हो सकती है, या 364 दिनों की हो सकती है। कितने रुपए की हो सकते हैं वो कोई नहीं है, सरकार जरूरत के हिसाब से हो सकता है कि 100 रुपए का टी बिल जारी कर दे, 500 रुपए के 1000 टी बिल जारी कर दे। सरकार को कितना धन चाहिए उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब किसी टी बिल की अवधि 91 दिन से कम होती है, 91 डेज से कम होती है, तो उसे सी या कैश मैनेजमेंट बिल या नगद प्रबंधन प्रत्याभूति या बिल, कुछ भी लिखा जा सकता है। इसको प्रत्याभूति भी लिखा जा सकता है और बिल भी लिखा जा सकता है, कहा जाता है। तो आप टी बिल का मतलब समझ चुके हैं। टी बिल के साथ साथ आपका दूसरा उपकरण भी करवा दिया गया है, और वो उपकरण क्या है? टी बिल अपने कर लिया, सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल अपने कर लिया। डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है? डिफरेंस एक ही है कि जो टी बिल है वो अधिकतम 1 वर्ष के लिए होता है, न्यूनतम 91 दिन के लिए होता है। अगर किसी टी बिल की जो अवधि है वो 91 दिन से भी कम रखी जाती है तो उसका नामकरण बदल दिया जाता है, और उसका नया नाम क्या होता है? उसका नया नाम होता है कैश मैनेजमेंट बिल या नगद प्रबंधन बिल उसको कहा जाता है। तो ये टी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल के अंदर फर्क केवल इतना सही है। आपको यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि सरकार के सभी टी बिलों का प्रबंधन जो है आरबीआई करता है। तो सरकार के टी बिल का मैनेजर कौन है? आरबीआई है। टी बिल के प्रबंधन का मतलब क्या है?
सरकार ने अनाउंस किया कि मैं 100 रुपए के 5 लाख टी बिल जारी कर रहा हूं। एक टी बिल कितने का है? 100 रुपए का है और 91 दिन की मेच्योरिटी वाला है। ठीक है, सरकार ने ये घोषणा कर दी कि मैं 5 लाख 100 रुपए के टी बिल जारी करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि सरकार अप्रोक्सीमेटली कितने रुपए लेने का प्रयास कर रही है? सरकार अप्रोक्सीमेटली, अगर उन्होंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से अगर मैं इसको 95 रुपए मानूं तो सरकार इतने रुपए इकट्ठे करने का प्रयास कर रही है। 4,75,00,000 रुपए सरकार करने का प्रयास कर रही है। उनको 5 करोड़ रुपए की जरूरत है तो उन्होंने 100 रुपए के 5 लाख टी बिल जारी कर दिए। अब इन टी बिल की क्या की जाएगी? इनकी की जाएगी नीलामी। पहला स्टेप क्या होगा? जब सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी जाएगी तो आरबीआई के द्वारा 5 लाख टी बिल की नीलामी की जाएगी। अब इस नीलामी के अंदर भाग कौन ले सकता है? इस नीलामी के अंदर जो प्राथमिक डीलर होते हैं वो भाग लेते हैं। ये प्राथमिक डीलर कौन होते हैं? जो बैंक हैं सारे के सारे, या जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, या जो बड़ी निजी कंपनियां हैं जो आरबीआई के पास इस काम के लिए रजिस्टर्ड है, वो सारे के सारे इसके अंदर भाग लेते हैं। अब कोई बैंक बोलेगा कि सर मैं 1 लाख टी बिल खरीदना चाहता हूं और मैं 92 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। कोई दूसरा बैंक बोलेगा कि सर मैं 5 लाख टी बिल खरीदना चाहता हूं और मैं 93 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। तो स्वाभाविक सी बात है, आरबीआई किसको देगा? ये आरबीआई 93 रुपए वाले को देगा, क्योंकि जितने रुपए में उसने बिल खरीदा है उतने रुपए वो आरबीआई को 100 रुपए के बदले में देगा। 91 दिन के बाद इस आदमी को 100 रुपए मिलेंगे तो आरबीआई को 7 रुपए ब्याज या सरकार को 7 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी 90 रुपए से ऊपर खरीदना ही नहीं चाहता तो आरबीआई को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 100 रुपए ब्याज, 10 रुपए ब्याज एक बिल के हिसाब से उसको 91 दिन के बाद देना पड़ेगा, मूल और ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से टी बिलों की नीलामी की जाती है आरबीआई के द्वारा। इसलिए बोला जाता है कि आरबीआई जो है वो टी बिल का या सरकारी प्रतिभूतियों का मैनेजर है या प्रबंधन करता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कहा गया टी बिल। अब इसके अंदर आपने देखा था कि एक और मैंने नाम लिखा था यहां पर, वो नाम था एसडीएल। ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर जो तीसरा उपकरण था वो था एसडीएल। एसडीएल का मतलब होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन या इसको कहा गया राज्य विकास ऋण। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया टी बिल सेम प्रोसेस है, सेम प्रकार है, पर जब टी बिल केंद्र सरकार जारी नहीं कर राज्य सरकार जारी करती है तो उसका नामकरण बदल जाता है और इसको कहा जाता है एसडीएल या स्टेट डेवलपमेंट लोन। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि राज्य सरकार कैश मैनेजमेंट बिल जारी नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार न्यूनतम 91 दिन से ज़्यादा की मेच्योरिटी या परिपक्वता वाले जो टी बिल होंगे वो ही जारी कर पाएगी। 1 साल से ऊपर वैसे भी टी बिल जारी नहीं होते हैं। तो राज्य सरकार के पास कम ऑप्शन है, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ऑप्शन है। ये आपको ध्यान रखना है कि एसडीएल और टी बिल के अंदर क्या फ़र्क है। टी बिल केंद्र सरकार के पास द्वारा जारी किए जाते हैं और जब वही टी बिल राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं तो उनका नामकरण बदल जाता है और नया नाम जो होता है उसको अपने कहते हैं एसडीएल या स्टेट डेवलपमेंट लोन। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो बाकी निजी कंपनियों के उपकरण थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए डागोर ऐप। हैव ए गुड डे। थैंक यू।